अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि यूरोप के अंदर कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कि फैमिली समेत आप मूव हो सकते हैं टीआरसी की बेसिस पे। यूरोप के अंदर सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन अगर आप विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपके पास या स्टडी है और गैप बहुत ज़्यादा है, कुछ प्रोग्राम्स में तो 20 लाख के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। 20 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी जी 20 मैं लाख पीकेआर की सर बात कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे कहते हैं कि नीम मुल्ला खतरा ईमान होता है, नीम हकीम खतरा जान होता है, तो जो नीम कंसल्टेंट है इससे आपको किस किस्म का खतरा होता है? सर ये आपका पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम। जैसे स्टडी वीज़ाज हैं, आपका टाइम सबसे कीमती होता है, बच्चे का टाइम ज़ाया करवा देते हैं आपका। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग पहले ये नहीं देखते कि भाई उनको कौन सी चीज़ उनके लिए बनी है, वो सिर्फ ये देखते हैं अच्छा सस्ती है बस दौड़ पड़ते हैं। इसकी वजह से फिर अपना टाइम और पैसा दोनों ज़ाया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम जहांज़ेब। आज हमारे साथ स्टूडियो में अली असद साहब मौजूद हैं। अली असद साहब हाल ही में कनाडा का टूर करके आए हैं। हम अली असद साहब को वेलकम करते हैं अपने शो में। थैंक यू जी, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई, आप ताज़ा ताज़ा कनाडा से होके आए हैं। मैंने सुना है कि बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप लोगों को कनाडा लेके जा रहे हैं। जी हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप फिर भी कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने उससे पहले यूएस का करना है। यूएस के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। जब आपका यूएस का वीज़ा लग जाता है उसकी बेस पर आप कैन प्लस में बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। तो ये वो लोग हैं जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, इस रूट को फॉलो करें। अदरवाइज़ जो रेगुलर कनाडा का वीज़ा है उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। अच्छा अली भाई, आप कह रहे हैं कि पहले यूएसए का वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन जब आप यूएसए का वीज़ा देखते हैं तो वहाँ पे तो ट्रंप अंकल हैं, वो तो अपॉइंटमेंट ही नहीं देते लोगों को। सर ट्रम्प तो अब आए हैं ना, इससे पहले भी अपॉइंटमेंट का इशू था, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो है वो चाहता तो है कि वो मतलब यूएस जाए। तो उसकी पहली प्रायोरिटी हमेशा यूएस है। तो डेफिनेटली एम्बेसी के एक लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो अपॉइंटमेंट का इशू थोड़ा है, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं जितना हमने बनाया हुआ है। हो जाता है, मिल जाती है अपॉइंटमेंट। अच्छा, अगर कनाडा का किसी को वीज़ा मिल जाता है तो वहाँ का ट्रैवल करने का बेहतरीन टाइम कौन सा है? सर वहाँ पे दो टाइम है जो सबसे बेस्ट हैं। एक तो जून जुलाई अगस्त है, ये तो बेस्ट टाइम है जहाँ पे कनाडा में आप टी शर्ट्स में फिर सकते हैं। और दूसरा टाइम होता है आपका समर का, विंटर का, जो आपका ये न्यू ईयर सेलिब्रेशंस और ये क्रिसमस वगैरह का ये एक टाइम चलता है तकरीबन 25 दिसंबर से लेके 7 जनवरी तक। तो इसमें एक बिल्कुल नया कनाडा आपको देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल सफ़ेद होता है। अच्छा अली भाई, मुझे बताएं कि यूरोप के अंदर कौन से ऐसे मुल्क हैं जो कि फैमिली समेत आप मूव हो सकते हैं टीआरसी की बेसिस पे। यूरोप के अंदर सर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। इवन अगर आप विद फैमिली मूव करना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपके पास या स्टडी है और गैप बहुत ज़्यादा है, आइल्स नहीं करना चाहते, अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते, फिर भी आप मूव कर सकते हो। और कुछ प्रोग्राम्स में तो 20 लाख के अंदर आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है। 20 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी जी 20 मैं लाख? पीकेआर की सर बात कर रहा हूँ। 20 लाख में तो दुबई आजकल आपको टीआरसी नहीं देता, तो यूरोप का कौन सा मुल्क है जो 20 लाख में आपको टीआरसी दे रहा है और वो भी विद फैमिली? जी सर बिल्कुल दे रहा है। अब शर्त यह है कि आपने मेरे ऑफिस तशरीफ़ लानी है और आपने अपनी एक सीवी साथ लेके आनी है और बस दैट्स इट। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मिनिमम इज़ 20 लाख, इससे थोड़ी सी ज़्यादा पे भी हैं। और वो फिर हम देखते हैं कि आपके केस में कौन सा बेस्ट आपको जो है वो सूट करता है। हमारे यहाँ ये होता है कि लोग पहले ये नहीं देखते कि भाई उनको कौन सी चीज़ उनके लिए बनी है, वो सिर्फ ये देखते हैं अच्छा सस्ती है बस दौड़ पड़ते हैं। इसकी वजह से फिर अपना टाइम और पैसा दोनों ज़ाया करते हैं। हर कंट्री की कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट हम सबसे पहले वो इंश्योर करते हैं कि आया आप में वो चीज़ें फॉल कर भी रही हैं कि नहीं। अच्छा, आपने कहा कि बीइंग ए कंसल्टेंट आप इंश्योर करते हैं। एक ये एजेंट बैठे होते हैं, एक कंसल्टेंट होते हैं, जरा इन दोनों का फ़र्क क्या है वो ज़रा हमें बता दें। सर एजेंट और कंसल्टेंट में ये फ़र्क है जो डॉक्टर और कंपाउंडर में। अब हम मतलब है ये, आप किसी कंपाउंडर के बारे में कुछ 7-8 दवाइयाँ दे देगा, 3-4 तरह के वो रंग बिरंगे सिरप दे देगा, कोई ना कोई तो वजह या एंड असर करेगा आपको। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी डॉक्टर के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 2 मैक्सिमम मेडिसिन या 3, इससे ज़्यादा वो दवाई कभी नहीं देता। वो पूरी तरह आपसे पूछता है कि जनाब आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं, डायबिटीज़ तो नहीं, हार्ट का इशू तो नहीं, कोई एलर्जी तो नहीं। दवाई देने से पहले वो सारी बातें आपसे पूछता है। बैक ऑफ हिज माइंड उसके सारी कैलकुलेशंस हो रही हैं कि मैंने इसको कौन सी मेडिसिन। कभी आपको किसी कंपाउंडर ने ये पूछा है? वो तो 7-8 दवाइयाँ तो बस देगा और जनाब तुसी भी मुतमिन के यार इन्हें फीस भी घट लेती, 7-8 दवाइयाँ भी देती हैं। ये फ़र्क है सर डॉक्टर और कंपाउंडर में, और सिमिलर एजेंट और एक कंसल्टेंट में। कंसल्टेंट हमेशा केस को पहले अच्छी तरह देखता है, उसके मुताबिक अपना क्लाइंट को गाइड करता है कि जी आपको करना भी चाहिए या नहीं। मैं ये बड़ा प्राउडली कहता हूँ, जो लोग मुझे विजिट करके गए, कभी किसी बंदे ने कहा ये हमारा टाइम ज़ाया हुआ है। हमेशा हर बंदा ये कहता है कि जी आपने हमें
हमारा लाख रुपया कम से कम ज़ाया होने से बचा लिया, प्लस हमारी जो पासपोर्ट की जो वर्थ है वो आपने बचा ली ज़ाया होने से। अदरवाइज एजेंटों का बहुत अच्छा केस है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि नीम मुल्ला खतरा ईमान होता है, नीम हकीम खतरा जान होता है, तो जो नीम कंसल्टेंट है इससे आपको किस किस्म का खतरा होता है? सर ये आपका पैसा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका टाइम। जैसे स्टडी वीज़ाज हैं, आपका टाइम सबसे कीमती होता है बच्चे का, टाइम ज़ाया करवा देते हैं आपका। आपको ऐसी प्रोडक्ट बताते हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, जो आपके दिल को लगती है कि जी 5 से 7 लाख, 5 से 4 लाख। ऐसे सोल्यूशन हमारे पास भी मौजूद है, लेकिन इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो कोई नहीं आपको बताता। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को, स्पेशली जब वो बच्चों का एडमिशन करवा रहे होते हैं, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो पैकेज या जो उन्हें प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसको अच्छी तरह एवेलुएट करें। यस, हमारे पास जो है इससे कम पैसों में भी ऑप्शंस हैं, 3 लाख से स्टार्ट होते हैं ऑप्शन, लेकिन वो हर बच्चे पे सूटेबल नहीं है। अगेन बच्चे को भी देखना है उसके मार्क्स कितने हैं सर, क्योंकि एडमिशन होना एक चीज़ है, आपका वीज़ा लगना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्बेसी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको 50% पे दे दिया, वीज़ा ऑफिसर के पास लिमिटेड सीट्स हैं, उसके पास अगर 80-90% वाला आ रहा है तो वो उसको ज़्यादा करेगा या आप 50% वाले को वो वीज़ा देगा। ये सारे वो फैक्टर जो हमने देखने होते हैं बीइंग एक्सपर्ट। अच्छा, जैसे आजकल हर बच्चे की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की बजाय यूरोप में जाके स्टडी करे, तो स्टडी के हवाले से आजकल कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि सस्ती भी हैं या जहाँ पर स्कॉलरशिप के ऊपर तालीम मिल जाती है? अच्छा, आप इसको ना 3 जो है वो कैडर्स में आप डाल लें। फर्स्ट कैडर वो है जो बिल्कुल फ्री है, या जैसे जर्मनी है वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए 12,000 यूरो का। इसके साथ इटली आ जाता है, ऑस्ट्रिया आ जाता है। इसके बाद नंबर 2 पे आप चले जाएँ तो नंबर 2 पे आपको रोमेनिया आ जाता है, आपको हंगरी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, पुर्तगाल आ जाता है, स्पेन आ जाता है। ये ज़रा सस्ते वाले। फिर लेडर 1 में अगर आप यूरोप में चले जाएँ, फिर एक्सपेंसिव वाले कंट्रीज़ पाकिस्तान में आके स्वीडन का बहुत चल रहा है, वो भी लेडर 1 में आता है, इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। फ़िनलैंड हो गया, मतलब फिर ये कंट्रीज़ है जहाँ पे फ़ीसें थोड़ी सी ज़्यादा हैं। तो अब आपने देखना है आपका बजट क्या है, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, आप चाहे सबसे नीचे वाले उसमें जा रहे हैं इटली वगैरह में, फिर भी बैंक स्टेटमेंट आपको एटलीस्ट जो है वो 40 लाख की आपको चाहिए। तो ये 4 से 5 लाख तो आपको बताते हैं, लेकिन 40 लाख आपको बाद में, जब आप उनको पैसे दे लेते हैं, बाद में ये आपको बताते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। उस वक्त तक आप ट्रैप हो चुके होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप इटली जाते हैं या जर्मनी जाते हैं तो वहाँ आपको सबसे बड़ा बैरियर होता है, आपको लैंग्वेज का बैरियर का सामना करना पड़ता है। आपको एडमिशन तो मिल जाता है, वीज़ा भी मिल जाता है, लेकिन बच्चा वहाँ पे जाके सेटल नहीं हो पाता। सर देखें, आप यूरोप का ये एक प्रॉब्लम ज़रूर है, लैंग्वेज बैरियर। आप जो ही कंट्री चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जर्मनी की मिसाल लें तो जर्मन है, उसके साथ ही फ्रांस लगता है, फ्रेंच है, एक साइड पे यूके है, चले वहाँ इंग्लिश है, फ्रांस के साथ नीचे इटली और अपना स्पेन है, हर एक की अपनी लैंग्वेज है। तो यूरोप के अंदर लेकिन जब कोई बच्चा सर पढ़ने के लिए जाता है, वो जाता तो एज इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश उस पर ही है, उसका कम्युनिकेशन का जो होता है। लेकिन उसके साथ साथ जब वो एक मुल्क में 3 साल या 4 साल रहता है तो डेफिनेटली वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीख लेता है। जब डिग्री कंप्लीट होती है, उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, तो उस दौरान तब तक वो इतनी बेसिक सीख चुका होता है लैंग्वेज के, वो कम्युनिकेट कर सकता है या अपने लिए कोई रास्ते बनाने की पोजीशन में आ सकता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जाते साथ उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अच्छा, यूरोप में कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप स्टडी वीज़े के साथ अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं? सर यूरोप के अंदर बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उसमें भी 2 तरह के कंट्रीज़ हैं। एक कंट्रीज़ वो है जो अपफ्रंट आपको कहते हैं ठीक है जी आप विद फैमिली आ जाएं, फॉर एग्जांपल फिनलैंड में पॉसिबल है, स्वीडन में पॉसिबल है, इसके अलावा यूके में पॉसिबल है। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो आपको अपफ्रंट तो ये इजाज़त नहीं देते, लेकिन लेटर ऑन देते हैं जब आपको टीआरसी मिल जाती है। आमतौर पर यूरोप में आपको टीआरसी मिलती है बच्चे को स्टडी पे। अब टीआरसी मिलने के बाद आप रोमेनिया में भी फैमिली को बुला सकते हैं, हंगरी में भी बुला सकते हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ आप बुला सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जहाँ आप नहीं बुला सकते, लाइक इटली में नहीं पॉसिबल, जर्मनी में बहुत डिफ़िकल्ट है, इस तरह ऑस्ट्रिया वगैरह में जो है वो जो फ्री वाले हैं उसमें काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, आपने बताया कि स्वीडन और फिनलैंड में आप बुला सकते हैं, बल्कि साथ Upfront। लेके जा सकते हैं जी। अपफ्रंट। अब आप मुझे ये बताएं कि जैसे पहले यूके में होता था कि आप सभी लेके जा सकते थे, बस पैसे शो किए अकाउंट के अंदर, फैमिली लेके चले गए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने रिसर्च प्रोग्राम्स तक लेके चले गए इस चीज़ को। तो स्वीडन में क्या सब स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या इसमें भी कोई ख़ास सिलेक्शन होती है? नहीं, अभी सर ओपन है, यानी अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं या मास्टर्स में या पीएचडी, तीनों में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, यूके में जैसे हमने कहा पहले होता था, लेकिन अब सिर्फ मास्टर इन रिसर्च या पीएचडी में फैमिलीज अलाउड है। अच्छा, ये जो स्टडी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर गैप कितना आप कवर कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बच्चों के मार्क्स, आपका प्रोफाइल, ये सब चीज़ें। यही तो मैं कहता हूँ कि
आप थोड़े से पैसे जो है ना लोग अमूमन बचाने के लिए अपना लाखों रुपया ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, हर कंट्री का एक ना पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल जर्मनी जाना है तो यूजुअली 3 साल तक का गैप हमारा बड़ा अच्छा से कवर हो जाता है। उसके बाद भी होता है लेकिन फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। आप पूरे यूरोप के अंदर गैप इज़ नॉट एन इशू। अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं तो यस, आप 8 से 10 साल, इवन यूके के अंदर हमने 18 साल का गैप जो है वो कवर किया विद प्रॉपर एविडेंसेस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन। अच्छा, ये जो फीस होती है, फीस में कुछ ब्लॉक अकाउंट होता है, कुछ अपफ्रंट पेमेंट करनी होती है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या रेंज है फीसिस की यूरोप के अच्छे ममालिक के अंदर? सर देखें, कुछ कंट्रीज हैं ब्लॉक अकाउंट, आमतौर पर पाकिस्तानियों को 2 अकाउंट्स का ही ज़्यादा पता है, एक जर्मनी का और एक बेल्जियम का। इन दोनों में ब्लॉक अकाउंट फ़िलहाल पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं और ये तकरीबन 10,000 11,000 के करीब और 12,000 ये इस वक्त तकरीबन चल रहा है। इसके अलावा सर 10 से 12,000 यूरो। जी, अगर आप 12,000 बात करते हैं तो जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, तकरीबन कोई 10,000 कुछ बनता है आपका बेल्जियम का। तो ये 2 हैं जहाँ आपने ब्लॉक अकाउंट से मुराद है, आपने पैसे उनके बैंक में रख दिए, वहाँ से आपको मंथली बच्चे को थोड़ी थोड़ी अमाउंट मिलती रहेगी। ये ब्लॉक अकाउंट है। बाकी यूरोप के जितने ममालिक है सर, वहाँ बैंक स्टेटमेंट होती है, यूजली 4 to 6 मंथ्स की चलती है। मोस्टली कंट्रीज़ में 6 मंथ की है और 6 मंथ में प्रेफर्ड ये किया जाता है कि आपके उसके अंदर पैसे मौजूद रहें हर वक्त। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अच्छा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट का बता दी है, एडमिशन का बता दिया है, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम पेश आती है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को आइल्स या टोफल की आती है। इसका क्या सोल्यूशन है आपके पास? देखिए, यूरोप के अंदर सर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो विदाउट आपको, इसे लैंग्वेज टेस्ट कहते हैं आप, जैसे आइल्स, पीटी, टोफल हो गया, डुलिंगो हो गया, इन सब के बगैर भी आप जा सकते हैं। और कुछ जगह पे ज़रूरी होता है, जहाँ ज़रूरी है फिर करना चाहिए। जैसे आजकल स्वीडन है, यहाँ पे बच्चे विद फैमिली जाना चाह रहे हैं तो ज़रूरी है। आपको फिनलैंड में भी आलमोस्ट ज़रूरी है, जर्मनी में चल जाता है, लेकिन अगर आप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगेन मैं बच्चों को एक बात कहता हूँ, इसके 2 फ़ायदे होते हैं आपको। एक तो वीज़ा रेशो पे फ़र्क पड़ता है, नंबर 2 आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पॉलिश हो जाते हैं। जब आप ऐसे कंट्रीज़ में जाते हो, ज़ाहिर बात आप उर्दू तो नहीं बोलेंगे, वहाँ इंग्लिश में या लोकल लैंग्वेज आपको आती नहीं, तो एटलीस्ट इंग्लिश में तो आपकी कमांड होनी चाहिए ना। तो मैं बच्चों को ये सजेस्ट करता हूँ जी, थोड़ा सा जोर लगा के कर लें, लेकिन नहीं भी कर सकते तो ऑप्शंस आर स्टिल अवेलेबल। कौन कौन सी ऑप्शंस है जहाँ पे आप बगैर आइल्स, पीटी या टोफल के जा सकते हैं? सर इटली में जा सकते हैं आप, हंगरी में जा सकते हैं, अगेन ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी करता है। इसके अलावा फ्रांस में जा सकते हैं आप, पुर्तगाल में हो सकता है, स्पेन में भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। अली भाई, आप हमेशा नाकद रहे हैं उन लोगों के जो कि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए लोगों को टूर्स पे लेके जाते थे, लेकिन अब आपने खुद ट्रैवल हिस्ट्री के लिए टूर स्टार्ट कर दिए हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी, ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। उसकी रीज़न ये है, मैं आज भी लोगों को मना करता हूँ कि यार ये आप जो थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और कंबोडिया, इन ममालिक में मत जाएँ ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। एक तो ये मुल्क आपके मुल्क से भी डाउन है, दूसरी बात ये कि जिस पैटर्न पर आप जाते हैं वो पैटर्न वीज़ा अफसर को नज़र आ रहा है। 2-2 दिन एक-एक मुल्क में रह रहे हैं। बिलीव मी, ये 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री एक खाली टर्की के सामने ज़ीरो है। मतलब आप टर्की गए, 6-7 दिन रहे, पता चल रहा है कि आपके, अगर आपने इन्हीं मुल्कों में भी जाके ट्रैवल हिस्ट्री, तो एक मुल्क सेलेक्ट करें खुदा के लिए, 4-5 मत करें, इनका कोई आपको फ़ायदा नहीं होता। अब जो हमने टूर पैकेज लॉन्च किया सर, उसके अंदर बेफक हमें, अभी हम वीज़ा सर्विसेज में दे रहे हैं, अभी हम खुद टूर लेके नहीं जा रहे। वीज़ा सर्विसेज हमने 3 कंट्री सर सेलेक्ट की हैं, जिसमें हम लोग आपको टर्की, मोरक्को और साउथ अफ्रीका, इन तीनों का आपको वीज़ा अप्लाई करवाते हैं एक पैकेज में। तो ये बिल्कुल अभी हम कंसल्टेंसी पैकेज दे रहे हैं। हाँ, इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि हम इस तरफ जाएं, लेकिन अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं सर टूर, वो है कनाडा का। इंशाल्लाह मार्च 2026 में हम कनाडा में टूर लेके कनाडा की तो हम सैर करते हैं। आप ये जो टूर लेके जा रहे हैं तुर्की, साउथ अफ्रीका और मोरक्को के लिए, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है? सर आपने टर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, ये तीनों वो कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा देते हैं आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर। यानी आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, यूजुअली 4 to 6 मंथ्स की। आपको सोर्स ऑफ इनकम अपना शो करना है कि आप नौकरी करते हैं, कारोबार, उसके प्रॉपर एविडेंसेस देने हैं। इसके साथ साथ आपके FRC, MRC को एसेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देनी हैं। तो यही सर वो वाज़िया फ़र्क है जो थाईलैंड, ये जो श्रीलंका, मलेशिया वगैरह है, वहाँ पैसे देते हैं वीज़ा मिल जाता है, कोई एवेलुएशन नहीं, वीज़ा विदाउट एनीथिंग। तो ये वो चीज़ें जिससे आपकी सर क्रेडिबिलिटी बनती है। ये वो कंट्रीज़ है, जब आप यहाँ के एक ट्रिप करके आ जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को भी पता है कि यार अगर ये बंदा गलत होता तो ये पाकिस्तान से थोड़ा सा अप है कंट्रीज़, ये वहाँ पे अपना कोई बंदोबस्त कर सकता था। अगर इसने नहीं किया तो डैट मीन ही इज़ ट्रू एक टूरिस्ट है।
अच्छा, जो आपने कहा कि बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट की क्या सूरत हाल होनी चाहिए या मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए सर क्लोजिंग? अराउंड इस तरह के कंट्रीज के लिए लेस देन 10 लाख इज ओके। शेंजन के लिए हम लोग कहते हैं 10 प्लस, इसके लिए 10 लेस। तो नहीं, ये मतलब तीनों ममालिक के लिए 10 लाख काफी है, 10-10 सर लाख देखिए तीनों वीजा से अलग फाइल होने हैं, तो मतलब है इसके लिए एक अगर 10 लाख वाली बैंक स्टेटमेंट ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि टाइम कितना लगता है तुर्की, साउथ अफ्रीका, मोरक्को का वीजा लगने सर में? यूजली टर्की जो है विद इन 1 मंथ, साउथ अफ्रीका भी विद इन 1 मंथ। साउथ अफ्रीका के तो कुछ केसेस हमारे 15 दिन में भी आ जाते हैं सेम, मतलब लेकिन हम क्लाइंट को 1 मंथ कहते हैं जी आप कम से कम वेट करें, उसमें रिप्लाई आ जाएगा। और मोरक्को भी इतना ही टाइम लेता है। मोरक्को की अच्छी बात यह है कि जब आप वहाँ जाते हैं तो सर वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, अगर उन्होंने आपको करना है कंसिडर सीरियस तो फिर वो आपका जमा करते हैं, अदरवाइज वो केस ही नहीं जमा होता। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसके अंदर। अच्छा सर, आप कनाडा के लिए दोबारा कोई टूर लेके जा रहे हैं? जी कनाडा के लिए हमने अनाउंस कर दिया है सर, इंशाल्लाह मार्च 2026 में इस वक्त हमारी बुकिंग्स ओपन है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं कनाडा के लिए तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ देर मत करें, अपने डॉक्यूमेंट्स एज सून एज पॉसिबल जमा करवाएं, क्योंकि कनाडा इस वक्त तकरीबन 2 माह तक इसका टाइम प्रोसेसिंग का चला गया। तो यस वी आर ऑलमोस्ट अब बॉटल नेक पे हम पहुँच गए। तो इसकी डेडलाइन क्या है, किस तारीख तक अप्लाई किया जा सकता है? सर अभी तो हमने इसको ओपन रखा हुआ है, हमने इसको प्लान किया हुआ है कि हम 31 दिसंबर तक जो है ना वो लेंगे और उसके बाद हम मज़ीद कोई बुकिंग नहीं लेंगे। अगर उससे पहले हमें एक अच्छा नंबर ऑफ आ जाता है तो फिर हम शायद इससे पहले भी इसको बंद कर दें। अच्छा अली भाई, इसमें लास्ट टाइम भी आपके साथ लोग गए हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, इन केस अगर रिजेक्शन हो जाती है तो आपकी फीस है जो, तो दोबारा जो बंदा अप्लाई करेगा उसको दोबारा से फीस पे करना पड़ेगी, क्या होगा? जी बेसिकली इसमें सर हम एक दफ़ा इसको फ़ाइल करते हैं और उसमें बाकायदा हमारे भी कुछ एक्सपेंसेस इसमें आ रहे होते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि इन लोगों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दें, जो लोग एक दफ़ा अप्लाई करते हैं उनका अगर रिजेक्शन होगी, अगर वो री अप्लाई कर रहे हैं तो उनको बेनिफिट दें कोई? नहीं अच्छा आइडिया सर, इस पे किया जा सकता है। हम एक पैकेज जो है वो अनाउंस कर देते हैं, इसमें मैं थोड़ी सी इनिशियल मज़ीद वर्किंग करके ना तो कुछ इस तरह का कर लेते हैं कि खुदा न खास्ता आपने अप्लाई किया, आपका रिजेक्ट हो गया, तो हम उसी फीस में दोबारा आपका अप्लाई करें या अपील में चले जाएं। तो इस तरह का एक पैकेज बिल्कुल बनाया जा सकता है जिससे कि लोगों का फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो इसी वजह से घबराते हैं कि जी कंसल्टेंट को फ़ीस दे दी, उसको तो हो गया, हमारा वीज़ा तो नहीं लगा। एट द सेम टाइम जो वीज़ा लग जाता तो एक्स्ट्रा तो कोई पे नहीं होता, लेकिन फिर भी आपकी सुजेशन अच्छी है हमें लोगों, क्योंकि इस वक्त फाइनेंशियली पाकिस्तान में क्राइसिस है तो हमें सोचना चाहिए। तो मैं इस पे सर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी ही पॉडकास्ट में जो है वो कोई अच्छा सा जो है पैकेज भी अनाउंस कर दूंगा, वैसे ये हो जाएगा इंशाल्लाह। सर गुज़िश्ता से पेवस्ता हम बात करें तो आपका जो गुज़िश्ता टूर आप लेके गए हैं कनाडा के लिए, उसका कैसा रहा आपका ओवरऑल जो आपका तजर्बा था, और फ्यूचर में आपने क्या क्या नई इनोवेशन रखी है इस टूर के अंदर? बिल्कुल सर, ये पहला था पाकिस्तान में। यूजली उससे भी लोग कहते थे जी आप यहाँ कभी नहीं कोई गया टूर, आप लेके जा रहे हैं। अच्छा मेरे साथ थोड़ा सा ये सेटबैक हुआ कि जो लोग थे उन्होंने अपना कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। अब मैंने लोगों को यही अभी यह मेरी वीडियो में मैंने कह दिया भाईजान इस दफ़ा जो जाएंगे हम शॉर्ट्स लेंगे अपनी, ताकि लोगों को यहाँ यकीन ही नहीं आता। अब हालांकि मैंने टिकट्स दिखाए, मैंने लोगों को यार आप मेरे ऑफिस आ जाएँ, मैं आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि मेरा क्लाइंट उसकी मुझे इजाज़त नहीं देता। लेकिन इस दफ़ा जो लोग जाएंगे तो सर इंशाल्लाह फ़ायदा ये हुआ कि सर जब हमने एज ए ग्रुप, मैंने इससे पहले भी कनाडा विज़िट किया हुआ है, लेकिन इंडिविजुअल जाने में और ग्रुप के साथ जाने में बहुत फ़र्क है। तो बहुत सारी चीज़ें जो थी हमने भी डेफिनेटली इसमें लर्न की, इम्प्रूव की इस टूर के अंदर। पहले हम लोगों ने सिर्फ टोरंटो तक रखा था और नियाग्रा फॉल्स इस दफ़ा हमने ओटावा साथ ऐड किया जो कि कनाडा का कैपिटल है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी और जगह इसमें ऐड की हैं जो आपके इस एडवेंचर को मज़ीद बढ़ा देंगे और आप ऐसे कनाडा के मतलब टोरंटो के अंदर तकरीबन वो सारी चीज़ें आप विज़िट करेंगे जो एक टूरिस्ट जिसका मतलब है वो देखना चाहता है। अच्छा अली भाई, आपकी पॉडकास्ट के बाद ना मेरा इनबॉक्स मैसेजेस से भर जाता है। लोग मुझसे भी एज ए एजेंट पूछना शुरू कर देते हैं कि जी आप हमें कहाँ लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हमारी पॉडकास्ट देख के आएंगे उनके लिए आप क्या स्पेशल ऑफर लगाएंगे? अच्छा, जो फ़हीम भाई के रेफरेंस से जो लोग आते हैं वो आके F001 एक कोड है, वो आप आके मेरे ऑफिस में बता दें F फॉर फ़हीम और 001 जो है, तो वो जब भी आप मेरे ऑफिस आके ये कोड अगर बताएंगे तो आपको स्ट्रेट अवे 10% जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपने फ़हीम भाई को वो किया हो, मतलब है उनके आप फॉलोअर हो, ठीक है। तो यस हम ये सर आपके जितने भी व्यूअर्स हैं रिस्पेक्टेड हैं हमारे लिए, हम उन्हें ये फेवर दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली भाई। उम्मीद है कि आपका ये जो सफ़र है लोगों को पाकिस्तान से लीगली बाहर ले जाने का जारी रहेगा। जी अली भाई ने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑफ़र दे दी है कि जो भी हमारे रेफरेंस से जाएगा
उसको कम से कम 10% वो डिस्काउंट देंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे चैनल के साथ अपना राब्ता कायम रखें। बहुत शुक्रिया।